प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे जो आपको बीएसटीसी डीएलएड फर्स्ट ईयर में आपका पेपर नंबर फर्स्ट आता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बगैर देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बता दूं कि इस चैनल पर हम आपको और चैनलों से बेहतर डिजिटल तरीके से हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ में आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। इसमें आपको कंप्लीट तरीके से अच्छे तरीके से बताने वाला हूं जो कि आपको एग्जाम टाइम में दैट आपको 100 मार्क्स दिलाने की कोशिश करता है। तो चलिए बगैर देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि इसमें यूनिट नंबर 2 आखिरकार क्या है उसका नाम है। तो उसका नाम है आपकी बचपन की संकल्पना। क्लियर हुआ यहाँ तक का? चलिए अब इसी के साथ में बात कर लेते हैं इसके अपन जो वस्तुनिष्ठ पर्सन है या मैं कहूँ कि अति लघुत्रात्मक जो पर्सन है जो हमारी टीम ने आपके लिए विशेष तौर से चुने हैं उनको ढूंढा है। ठीक है, तो चलिए बगैर देर की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें जानेंगे आखिरकार वो कौन कौन से हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा है आपके सामने आपका दैट RTE 2009 यानी कि RTE 2009 राजस्थान में कब लागू हुआ। दैट RTE 2009 अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ। तो उसका करेक्ट आंसर होगा आपका अप्रैल 2010 में। क्लियर गाइज है ना। अब सेकंड क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, यहीं पर आपका RTE का पूरा नाम क्या है, यानी कि आखिरकार RTE है उसका पूरा नाम क्या है। और कहने को मतलब यूं है कि RTE का पूरा नाम क्या है। गुरुजी तक आराम से बताते, आराम से टाइम ना है पढ़ने का, अब ओनली फॉर फटाफट तरीके से रिवीजन करना है। ठीक है ना। तो चलिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, ये है इसका दैट आपका RTE का पूरा नाम, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। क्लियर हुआ। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर थर्ड आ रहा है आपके सामने, बाल श्रम निषेध अधिनियम लागू हुआ यानी दैट कब लागू हुआ। तो वो हुआ था आपका 1986 यानी कि 1986 में। क्लियर हुआ यहाँ तक का। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है आपके सामने, ICPS का पूरा नाम क्या है। ठीक है ना। ICS का अपन कहें कि पूरा नाम अपन क्या बता सकते हैं। तो देखिए उसमें है आपका समेकित बाल संरक्षण योजना। क्लियर हुआ। यह है आपका ICPS का पूरा नाम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है आपके सामने आपका, बचपन की आधुनिक अवधारणा की उत्पत्ति का श्रेय यानी कि या मैं कहूँ कि बचपन की जो आधुनिक अवधारणा है उसकी उत्पत्ति का श्रेय है वो किसको दिया जाता है। आखिरकार कौन बंदा है जो इस चीज का श्रेय जाता है उसको। ठीक है ना। तो वो आपका जीन जैक्स कशो। ठीक है ना। ये है ये दैट इसको किया जाता है कि बचपन की जो आधुनिक अवधारणा है वो किसको दैट किसको जाता है उसका श्रेय, उसको जाता है आपका जीन जैक्स कैसो। क्लियर हुआ। इसी के साथ में आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 6, बचपन को प्रभावित करने वाले कारक। आखिरकार कौन कौन से कारक हैं उन कारकों का नाम बताइए, या दैट मैं कहूँ कि उन कारकों का आप कहने का मतलब उन कारकों का नाम बताइए। ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक का। चलिए अब इसी के साथ में अपन बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। आपके हैं परिवार, माता पिता और आपका विद्यालय, शिक्षक, सहपाठी और आपका खेल। क्लियर हुआ यहाँ तक का। मतलब पहला नंबर परिवार, उसमें माता पिता। सेकंड नंबर आता है आपके सामने विद्यालय जिसमें शिक्षक और सहपाठी दैट जो टीचर होता है जो क्लासमेट होते हैं वो। और थर्ड नंबर आ रहा है आपका खेल। क्लियर हुआ यहाँ तक का। चलिए अब इसी के साथ में बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड आती है आपके सामने आपकी यूनिट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान बाल संरक्षण आयोग कहाँ पर है, या अपन कहें कि राजस्थान में बाल संरक्षण आयोग है वो कहाँ है, उसका ऑफिस कहाँ है। तो कहाँ है वो, जयपुर में। क्लियर हुआ यहाँ तक का। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका यूएनओ का पूरा नाम। दैट यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है, या अपन कहें कि उसकी हिंदी में फुल फॉर्म क्या है, इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या है, आखिरकार है क्या यूएनओ। ठीक है। तो यूएनओ क्या है कि एक संघ है। दैट अपन कहें कि एक नेशंस का संघ है, राष्ट्रों का संघ है। ठीक है। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हुआ। जिसको हिंदी में अपन बोल सकते हैं आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। क्लियर हुआ यहाँ तक का। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। अपन उसकी तरफ अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, IPEC का पूरा नाम क्या है। आखिरकार IPEC है जो उसको अपन फुल फॉर्म किस तरीके से बोल सकते हैं। तो वो होगी आपकी बाल श्रम उन्मूलन अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम। क्लियर हुआ यहाँ तक का। चलिए अब इसी के साथ में बात कर लेते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है आपके सामने, RTE क्या है। आखिरकार अपन दैट RTE है वो किस किस के लिए लागू होती है और क्या है क्या नहीं है। तो ये है आपकी 16 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा का अधिकार। ठीक है ना। ये क्या है, RTE है। ठीक है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है फिलहाल के लिए। तो वो है दैट 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था और उसी के साथ में आपका अनुच्छेद 21A के अंतर्गत दैट इसका संशोधन करके इसको ऐड किया गया था। क्लियर हुआ।
बात कर लेते हैं नेक्स्ट नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है आपके सामने, चाइल्ड हेल्पलाइन, मतलब कि जो बच्चों की हेल्पलाइन के लिए जो नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आखिरकार कौन कौन से बच्चे हैं जो हेल्पलाइन का इन नंबरों का यूज कर सकते हैं। तो उसके जो नंबर है वो है 1098, यानी कहने का मतलब 1098, ठीक है। वो क्या है, मुसीबत में जो बच्चे फंस जाते हैं वो उनको कॉल कर सकते हैं। तो उनके पास में क्या है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर से उनको गाइडलाइंस मिलेंगी, उनके लिए सुरक्षा के लिए टीम्स आएंगी, वो सारी की सारी डिटेल्स उसमें होती हैं। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है आपके सामने, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। देखिए, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ये कब कब गठित हुआ था, या अपन कहें कि कब बना था, तो ये कब बना था 29 दिसंबर 2006, या मैं कहूं कि 29 ऑफ दिसंबर 2006। क्लियर हुआ यहाँ तक का। चलिए अब इसी के साथ में बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड आ रही है आपके सामने, आपके अभितरात्मक प्रश्न। अब यहाँ से आपके लघुतरात्मक प्रश्न शुरू होते हैं, तो इनको अच्छे तरीके से समझिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये 2017 में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए लघुतरात्मक प्रश्नों में सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, आरटीई अधिनियम 2009 से आपका क्या अभिप्राय है, या कहने का मतलब ये है कि आप आरटीई अधिनियम 2009 के द्वारा क्या समझते हैं, या उसका आपके द्वारा क्या मतलब है, ठीक है। तो वो क्या है, आरटीई अधिनियम 2009 का पूरा नाम क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। क्लियर हुआ यहाँ तक का। अब चलिए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, ये क्या है कि 86वां संविधान संशोधन है, ठीक है, 1 दिसंबर 2002 को किया गया है, ठीक है, जहां अनुच्छेद 21A उसमें जोड़ा गया है, जिसमें बताया गया कि शिक्षा प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के बालकों का अधिकार है। 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में इसे लागू किया गया, जिसमें निम्नलिखित उद्देश्य थे, या पर कहें कि जो निम्न उद्देश्य थे वो कौन कौन से थे। तो पहला था उसमें 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक थे उनको निःशुल्क शिक्षा, इसी के साथ में सभी बालकों को शिक्षा से जोड़ना। अब देखिए इसी के साथ में बात कर लेते हैं, पहले से पहले आरटीई अधिनियम कब पारित हुआ था, 2009 में, ठीक है। इसी के साथ में इसका पूरा नाम क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। क्लियर हुआ। कौन से संविधान संशोधन, 86वें, ठीक है। इसी के साथ में कब, दिसंबर 2002। इसी के साथ में बात कर लेते हैं अनुच्छेद 21A में, ठीक है, जिसमें क्या बताया गया था कि 6 से जो 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको क्या था, उन बालकों का अधिकार था, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ था, कहने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर उसके अलावा जो भारत के सभी राज्य थे इसमें लागू कर दिया गया था, जिसमें उद्देश्य क्या क्या थे, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है उनको फ्री में पढ़ाना चाहिए, जैसे हम हमारी जो टीम है वो मेहनत कर रही है और हम आपके लिए कंटेंट जुटा रहे हैं, वो बिल्कुल फ्री है आपके लिए, ठीक है ना। उसमें हम आपसे कोई कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं, हम आपसे कोई फीस नहीं ले रहे हैं, हम यूट्यूब से अपने हिसाब से अपने आप से मैनेज करके हम उनसे पैसे लेंगे, ठीक है ना। हम आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, हम खाली आपसे इतना मोटिवेशन चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है आगे की और भी बेहतरीन क्लासेस बनाने के लिए आपके लिए, और वो भी बिल्कुल सही और एक उचित समय पर। किसी के साथ में आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर साझा कीजिएगा कि आपको जल्द ही कौन सी यूनिट चाहिए या कौन सा वीडियो चाहिए, उसके बारे में हम जल्द ही आपके सामने जल्द ही रिप्लाई करेंगे, जल्द ही उस चीज को बनाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं सभी बालकों को शिक्षा से जोड़ना। क्लियर हुआ, ये दोनों के दोनों पॉइंट इसके थे। अब इसी के साथ में आता है अपने पास में सेकंड पॉइंट, वो क्या आता है आपका, बाल श्रम क्या है। आखिरकार बाल श्रम किसको कहेंगे अपन, वह कार्य जिसमें बच्चों का शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से शोषण होता है या उनकी शिक्षा में जिससे बाधा पहुंचती हो, वो क्या है आपका बाल श्रम। कहने का मतलब बाल श्रम आखिरकार क्या होता है, तो देखिए बाल श्रम वो होता है जिससे मतलब कि बच्चों का जो शरीर है और उनका माइंड है और उनका जो नैतिक जो रूप होता है उनमें कोई ना कोई हानि होती है, उनका शोषण होता है, और मतलब कि ये सारी जो एक्टिविटीज होती हैं जो उनको एजुकेशन में अपन कहें कि उनकी शिक्षा में कोई भी बाधा खड़ी करती हैं, तो ये क्या कह रहा था आपका बाल श्रम। क्लियर हुआ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके सामने, बाल श्रम के दुष्परिणाम वो कौन कौन से हैं। अपन कह सकते हैं कि बाल श्रम के दुष्परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं, या कहें कि कौन कौन से हैं आखिरकार जो है बाल श्रम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, बालकों का भविष्य अंधकार में, मतलब कि बाल श्रम के दुष्प्रभाव क्या होंगे कि बच्चे अगर बाल श्रम करते हैं तो उनके दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। तो जिसमें आता है बालकों का भविष्य अंधकार में। पहली सी बात है कि भाई अगर बच्चों का मानसिक और शारीरिक और नैतिक रूप से अगर उनका शोषण होता है तो उनका भविष्य है जो निश्चित है कि अंधकार में जाएगा। क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट आ रहा है आपके सामने, शारीरिक विकास अवरुद्ध। कहने का मतलब उनका जो भी फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है वो कहीं ना कहीं बाधित होगा, कहीं ना कहीं अवरुद्ध होगा और वो फिजिकल ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट आ रहा है
मानसिक विकास बाधित, उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है, कहने का मतलब यह है कि उनका माइंड है जो ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। एक बच्चा जो फ्री तरीके से स्टडी करता है और एक बच्चा है जो पूरे दिन भर मेहनत करता है, जो शरीर से काम करता है, आई मीन दैट जो माइंड से काम करता है, फिजिकली करता है, मेंटली करता है, सारे के सारे काम करता है। उसके बाद में अगर आप उसके मानसिक विकास के बारे में उसका लेवल चेक करें तो उस बच्चे का अवश्य कहीं ना कहीं बाधित होगा, कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आएगी, कहीं ना कहीं उसका लेवल कम होगा दूसरे बच्चे से। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट आ रहा है आपके सामने, पारिवारिक स्थिति खराब, मतलब कि बच्चा अगर आई मीन दैट शारीरिक और मानसिक और नैतिक रूप से अगर उसका शोषण हुआ और वो कमजोर हुआ तो उसकी पारिवारिक स्थिति भी खराब होगी, ये श्योर है, इसमें कतई गुंजाइश नहीं है, कोई परसेंटेज नहीं है। क्लियर हुआ यहां तक का? चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। साथियों यहीं पर आपके सामने आता है नेक्स्ट स्लाइड, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। बालकों को प्राप्त प्रमुख अधिकार कौन कौन से हैं, या अपन कहें कि जो बच्चों को जो प्राप्त अधिकार है वो मेन अधिकार कौन कौन से हैं। तो पहला देखिए, जन्म लेने का अधिकार, ठीक है। दूसरा है जीवित रहने का अधिकार, ये उनसे कोई नहीं छीन सकता, मतलब कि भारतीय संविधान में साफ साफ तरीके से उल्लेखित है कि भाई जीवित रहने का अधिकार हर एक इंसान को है, हर एक प्राणी को है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो। क्लियर हुआ? इसी के साथ में है कि संरक्षण पाने का अधिकार, उसके साथ में कोई भी धोखाधड़ी होती है, कोई भी नुकसान होता है तो वो जाके न्यायालय में अपनी गुजारिश कर सकता है, या अपन कहें कि अपने आप की सुरक्षा कर सकता है, संरक्षण कर सकता है। 4 नंबर आपके सामने शिक्षा का अधिकार, आपके सामने पीछे आया था आपका RTE, या मैं कहूं कि निःशुल्क शिक्षाएं, या 6 से 14 वर्ष के, या अपन कहें कि 14 वर्ष से जो ऊपर के बच्चे हैं उनको सबको क्या शिक्षा का अधिकार। क्लियर? 5 नंबर है आपके सामने समान अवसर एवं सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार। सो क्लियर हुआ यहाँ तक कि समान रूप से उनको अवसर भी मिलने चाहिए और समान रूप से उनकी सुविधाएं प्राप्त करने का सभी को अधिकार है। जैसे कि भारतीय संविधान उल्लेखित है, कठोर और लचीले के कारण उसमें अच्छे तरीके से आप सभी ने देखा होगा कि आई मीन दैट सभी को ये सारे के सारे अधिकार हैं, जिसमें पहला है आपका जन्म लेने का अधिकार, दूसरा जीवित रहने का अधिकार, तीसरा संरक्षण पाने का अधिकार, 4 नंबर आपके सामने शिक्षा का अधिकार, 5 नंबर आपका समान अवसर एवं सुविधा प्राप्त करने का अधिकार। सो आई होप दैट गाइस ये क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट क्या आ रहा है आपके सामने, बाल कल्याण समिति। आखिरकार बाल कल्याण समिति क्या है, आखिरकार इसमें कौन कौन सा संशोधन है, क्या क्या है, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। बालकों के अधिकारों, यानी कि बच्चों के जो अधिकार हैं उनके बारे में, उनको शोषण से बचाने, उनका कोई भी मतलब कि आई मीन दैट उनका शोषण करे तो उस चीज को बचाने के लिए सुरक्षा प्रदान कराने वाली समिति बाल कल्याण समिति कहलाती है। क्लियर हुआ? ये सारी की सारी जो फंडामेंटल्स आती हैं जो समिति ये सारे के सारे कार्य करती है तो वो क्या आती है, बाल कल्याण समिति के अंडर। ठीक है, अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी और आई मीन दैट इसका जो अधिनियम था कौन सा था। तो वो क्या था, किशोर न्याय अधिनियम 2002 संशोधित 2006 में धारा 29 के द्वारा। ये कब हुआ था, किशोर न्याय अधिनियम 2002, उसको बाद में संशोधन कब किया गया, 2006 में, और कौन सी, धारा 29 के द्वारा। ठीक है, अब इसी के साथ में यह न्यायपीठ के रूप में कार्य करती है, इसकी शक्तियां हैं जो मजिस्ट्रेट के पास होती हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक का? चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। अब देखिए साथियों, यहाँ तक के लिए क्लियर हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपकी यूनिट अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होगी और आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करते रहिए कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। इसी के साथ में अपने दोस्तों के साथ में जरूर साझा करिएगा। चलिए बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्न के बारे में। देखिए निबंधात्मक प्रश्न क्या है, आई मीन दैट जो आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन बोलते हैं ना अपन, जिनको ऐसे टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे आते हैं आपके निबंधात्मक में अंडर में। ये कहें तो आपके 150 से 200 शब्द वाले क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर हुआ? ये सारे के सारे क्वेश्चंस वो होते हैं। बात कर लेते हैं इसमें पहला क्वेश्चन, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है। आखिरकार जो शिक्षक है वो बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा में किस तरीके से अपनी भूमिका निभा सकता है, या अपन कहें कि किस तरीके से रोल प्ले कर सकता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2, बचपन की अवधारणा में परिवर्तन क्या क्या हुए हैं। मतलब कि जो बचपन की जो अवधारणा है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या चेंजमेंट हुए हैं, क्या क्या अपन कहें कि उसमें फेरबदल हुई हैं, वो सारी की सारी चीजें हैं, उनको आपको अच्छे तरीके से पेपर में देख के जाना है। वो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो शायद संभावना है कि इस बार प्रश्न में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है आपके सामने कि बचपन को प्रभावित करने वाले कारक। आखिरकार बचपन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से हैं जो उसमें आई मीन दैट जो उसके प्रॉफिट्स में है, कौन कौन से हैं जो उसके लॉस में है, जो सारी की सारी चीजें हैं उनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। क्लियर हुआ यहाँ तक गाइज? सो आई होप दैट गाइज यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो विद इजीली। सो अभी तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा और अपने से छोटों को प्यार दीजिएगा। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से निर्मित कीजिएगा कि जब भी कोई नारी आपके साथ में हो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अब तक के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सा, खमा गणी।